आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और फिजिक्स विद विकास सर में हम लोग आज कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। सबसे पहले आपको बता देते हैं, संधारित्र दो ऐसी प्लेटों का समूह होता है जिसमें एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। यानी समान परिमाण का आवेश तो होगा लेकिन विपरीत प्रकार का होता है। और एक संधारित्र में कम से कम दो प्लेटें होती हैं। आपको एक बेसिक सी बात याद रखने की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी कि एक संधारित्र में कम से कम दो प्लेटें होती हैं और कई संधारित्रों को जोड़ने के लिए हम दो विधियाँ फॉलो कर सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन करते कैसे हैं, इसकी कुछ रूपरेखा को हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। मेरे पास ये दो प्लेटें हैं यानी एक संधारित्र, और ये दो प्लेटें हैं ये मेरे पास दूसरा संधारित्र, ये दो प्लेटें हैं ये मेरे पास तीसरा संधारित्र। इसी प्रकार से हम ढेर सारे संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। अभी आपस में ये जुड़े नहीं हैं, इनको इस प्रकार से जोड़ दिया, इनको इस प्रकार से जोड़ दिया। अब आप कहेंगे सर कि इनको आपस में क्यों नहीं जोड़ा? ये दोनों मिला के खुद एक संधारित्र है, ये दोनों प्लेटें मिला के खुद एक संधारित्र हैं, ये दोनों प्लेटें मिला के खुद एक संधारित्र है। अर्थात यहाँ पे हमने तीन संधारित्रों को एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ा है। आप इसी प्रकार से हजारों संधारित्रों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। लेकिन पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम किससे जोड़ते हैं? विद्युत स्रोत से। फिर इसके बाद अंतिम संधारित्र, अगर मेरे पास 100 जोड़े हैं तो 100वें संधारित्र की जो अंतिम प्लेट होगी उसको हम पृथ्वी तल से कनेक्ट कर देते हैं। इसकी अगर हम भाषा लिखने की बात करें तो कुछ बेसिक बातें आप पहले समझ लो। जब श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन होता है तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन होते समय एक बात याद रखनी पड़ेगी कि सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान होगा। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, और जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सभी पे पूरे एक श्रेणी क्रम में एक ही तार में धारा का मान समान होता है। वैसे यहाँ पे आवेश का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर सबके लिए अलग अलग होगा, धारता सबके लिए अलग अलग होगी। अब हम यहाँ पे बेसिक सी बात कर लें कि आप भाषा क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सी चीज़ लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन करने के लिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से सभी संधारित्रों को एक दूसरे से परस्पर जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी तल से परस्पर जोड़ देते हैं। यह इसकी आप बेसिक सी भाषा लिख सकते हो। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हो, माना कि तीन संधारित्र एक दूसरे से परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनमें आवेश Q है। कितना है? Q। और जिनके लिए धारता क्रमशः C1, C2, C3 और विभवांतर V1, V2, V3। इतनी भाषा लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे अतः। अतः के बाद हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है तुल्य धारता का मान। तो तुल्य धारता का मान निकालने के लिए जो हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी वो यहाँ पे लगवाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे पहले निकालेंगे प्रथम संधारित्र की इन दो प्लेटों के मध्य विभवांतर V1 का मान, फिर द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V2 का मान, फिर तृतीय संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V3 का मान। कैसे निकाल सकते हैं? संधारित्र और आवेश से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट के संबंध में C बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q/V। जब V बराबर निकालेंगे तो V अगर इधर आएगा तो C कहाँ आ जाएगा? नीचे। यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ी है आपने। यानी हम V बराबर लिख सकते हैं Q/C। यही तो लिख सकते हैं। जब हमारे पास लाला V1 होगा तो Q रहेगा, C क्या हो जाएगा? C1, क्योंकि सभी के लिए आवेश कैसा है? समान। जब V2 होगा तो Q रहेगा, C क्या हो जाएगा? C2। V3 होगा तो Q रहेगा, C क्या हो जाएगा? C3, क्योंकि सभी के लिए आवेश कैसा है? समान। आइए आपको यहाँ लेके चलते हैं। प्रथम संधारित्र के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 बराबर Q/C1। द्वितीय संधारित्र के मध्य विभवांतर V2 बराबर Q/C2। तृतीय संधारित्र के मध्य विभवांतर V3 बराबर Q/C3। और तीनों संधारित्रों के मध्य टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। क्या हो जाएगा भाई? प्रथम के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीनों के लिए V3 और तीसरे के लिए V3, तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा? V। और V का मान किसके बराबर होगा? इसके योग के। भाई तीनों के लिए मध्य कुल विभवांतर हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रख दो। V बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? Q/C। देखो ना, V बराबर लिख सकते हैं हम Q/C बराबर V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V2 की जगह Q/C3। ब्लर हो रही स्क्रीन।
ठीक है बेटा, अगर थोड़ा बहुत कैमरे में प्रॉब्लम हो रही हो आप मैनेज कर लीजिए। हमें तीनों के कारण कुल यहाँ पे तीनों संधारित्र के कारण कुल धारिता निकालनी। देखो कंसेप्ट को, यहाँ पे हम इस साइड राइट साइड वाले पोर्शन से Q कॉमन ले लेंगे। Q को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर ध्यान से देख पाओगे Q से Q कट जाएगा। फाइनली मेरे पास बचा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फाइनल आंसर आ गया तीनों संधारित्रों के कारण तुल्य धारिता का मान। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आंसर हमारा बटे में आ रहा है, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आंसर हमारा सीरियल में आएगा। आप याद करो हाई स्कूल में पढ़ा होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसका जस्ट उल्टा था। वहाँ हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, यहाँ संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं। वहाँ श्रेणी क्रम में आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम में आया है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसके लिए भी अगर आप परिभाषा बनाना चाहो इसकी आंसर की तो क्या बना सकते हो, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, बहुत ध्यान से, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या है, C का व्युत्क्रम मतलब 1/C, यानी व्युत्क्रम का मान सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिता C1 C2 C3 के व्युत्क्रम का मतलब 1/C1 1/C2 1/C3 के योग का मतलब आपस में इनका जोड़ना। सरल भाषा में परिभाषा सुन लो, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।